मित्रों, आज डीएनए की शुरुआत हम एक चुभते हुए सवाल से कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपके और हमारे लिए बनाए गए सिस्टम को आखिर हमारी फिक्र क्यों नहीं होती है? क्यों यह सिस्टम हर बार एक बड़े हादसे और आम लोगों की दुखद मृत्यु के बाद ही जागता है? और सच कहे तो जागता भी नहीं, सिर्फ जागने का दिखावा करता है। जो सिस्टम आम नागरिक के लिए बना है, आखिर उसकी नजरों में आम नागरिक के जीवन का महत्व न्यूनतम क्यों है? क्यों शहर बदल जाते हैं लेकिन सिस्टम का अंदाज नहीं बदलता है? आज हम आम आदमी को मृत्यु की आग में जलाने वाले लापरवाह सिस्टम का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज दोपहर लखनऊ के अलीगंज में बड़ा हादसा हुआ। एक बिल्डिंग में आग लग गई। मैं जिस जगह पर खड़े होकर आपसे संवाद कर रहा हूं, यहां से लखनऊ की वो जगह सिर्फ 6 घंटे दूर है। मेरी बाईं तरफ वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गर्मी के मौसम में आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक था। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और एक कोचिंग सेंटर चल रहा था। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र आते थे। जब बिल्डिंग में आग लगी तब भी यहाँ लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में छात्र मौजूद थे। सवाल ये कि क्या प्रशासन ने लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों की चेकिंग की थी? इस सवाल पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देखिए कैसे यहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बगल के घर के छत पर इस वक्त हम मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। रास्तों को दोनों तरफ से फिलहाल यहाँ पर बंद कर दिया गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। छत को काट के पीछे से पानी डाला जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पे आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी, फायर के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पाइपलाइन भेजी गई है पानी की कि अगर अंदर कोई आग लगी हो तो उसको पहले बुझा लिया जाए। उसके बाद पूरी सेफ्टी के साथ ही अंदर अन्य लोग जो हैं वो पहुंचेंगे और जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको बचाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। जो भी बॉडीज अंदर मौजूद थी उनको इस होल के जरिए बाहर निकाला गया और बगल वाले घर से उनको बाहर ले जाने का काम यहाँ पर फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। मित्रों, लखनऊ की आग ने 15 छात्रों की जान ले ली। मरने वालों में 3 लड़कियां भी हैं। हमेशा चाक चौबंद रहने का दावा करने वाले सिस्टम की चौकसी को ऐसे समझिए कि मौके पर एम्बुलेंस की गाड़ियां आधे घंटे बाद पहुंची। आग में झुलसे हुए कई पीड़ितों को ई रिक्शा से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। एक युवक ने जलती आग के बीच खिड़की से छलांग लगा दी। आज आपको उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो सिस्टम की लापरवाही के गवाह हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी अति विशिष्ट स्थल पर धुआं उठने की खबर मिलने पर भी सिस्टम पूरे लाव लश्कर के साथ चंद मिनटों में पहुंच जाता है, लेकिन वही सिस्टम कोचिंग सेंटर में लगी आग को बुझाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाया। सुनिए प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं। हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी। अंदर से बच्चे मतलब खिड़की खोल के देख रहे थे, तो खिड़की खोल के देख रहे थे। हम लोगों ने कहा, गाड़ी रोक के देखा कि अरे यार इनको निकाला जाए, तो सामने केबल था वो बिजली का। उस केबल से हमने बच्चों के केबल से पांचों बच्चों के धीरे धीरे निकाल लिया गया। 2 बजे किचन में थी और किचन से जैसे ही मैं बाहर आई अपने लॉन में, तो मैंने देखा कि धुआं जो है वो काफ़ी तेज मतलब धुआं उठ रहा है। तो मैं बाहर आकर के देखी तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब आग की लपटें उठ रही थी। मैं भाग करके गई कि शायद मेरे से अगर कुछ हेल्प हो सके, लेकिन वो आग इतनी भयावह थी। 2-3 बच्चे ऊपर से कूदे। इवन जो ये मोटा वाला वायर है उसमें बाद में जो है वो आग मतलब लग गई थी। सुना आपने? पहले पुलिस वाले पहुंचे, वो इधर उधर घूमते रहे, फिर फायर ब्रिगेड पहुंची। ये सिस्टम की लापरवाही की पराकाष्ठा है। अगर सिस्टम थोड़ा भी सचेत होता, एक्टिव होता, तो जान बचाई जा सकती थी। मित्रों, दिल्ली के होटल में भी जब आग लगी थी तब भी यही आरोप लगा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देर से पहुंची थी।
सिस्टम की लापरवाही देखकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भावुक डिप्टी सीएम ने क्या कहा, आज आपको यह भी सुनना चाहिए। आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं था। दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ में था। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटने, इसकी कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू ने कहा है कि जो लोग नियमों को तोड़कर दूसरों के जीवन को संकट में डालते हैं वो समाज के सबसे बड़े अपराधी हैं। 15 नौजवानों की जान लेने वाले इस हादसे का सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वो लोग जिन्होंने जरूरी सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी कर कोचिंग सेंटर खोला, या फिर वो सिस्टम जिसने इस अनदेखी और लापरवाही पर जानबूझकर आंख बंद कर ली। और अफसोस की बात यह है कि हम हर बार की तरह सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटते रहेंगे, आपको ये खबरें दिखाते रहेंगे। पिछले महीने देश के किसी हिस्से में आग लगी, इस महीने दिल्ली में आग लगी थी, अब यहां आग लगी, फिर कहीं और आग लगी। क्योंकि जो लाक्षागृह बनाए हैं ना चलते फिरते, ये सिस्टम की बेईमानी के सबूत हैं। वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इन तमाम जगहों पर जांच की जाए, अगर गलतियां की जा रही हैं, लापरवाही बरती जा रही है, दुरुस्त कराया जाए, वो सोते रहते हैं। और क्यों सोते रहते हैं ये सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। पर आज इस सवाल पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि बार बार सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी जान देकर चुकाता है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप हो सकता है अभी किसी हाई राइज बिल्डिंग में बैठकर ये डीएनए देख रहे हो, किसी होटल में बैठकर डीएनए देख रहे हो, घर के आसपास में कोई ऐसी इमारत बनी खड़ी हो जो किसी दिन लाक्षागृह बनकर आपके लिए खतरा बन जाए। इसलिए आज सिस्टम की जिम्मेदारी तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीएनए मित्रों, सिस्टम की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच होगी। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले घटनास्थल पर पहुंचे, फिर अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। जब हादसा हुआ उस समय मुख्यमंत्री अलीगढ़ के दौरे पर थे। अलीगढ़ से ही उन्होंने आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और लखनऊ पहुंचे। उन्होंने हादसे पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। सीएम ने अस्पताल से लौटने के बाद हाई लेवल बैठक बुलाई। अधिकारियों से कहा जिम्मेदारी तय हो। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से संवेदना जताई है। मित्रों, न्याय शास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी होने से वाली मौतें हादसा नहीं, व्यवस्था और लापरवाही के द्वारा की गई हत्याएं हैं। इसलिए सवाल है कि लखनऊ में जो हुआ, क्या वो सिर्फ हादसा है? क्या इसे सिर्फ एक हादसा मानकर अफसोस जताकर जांच कराने के बाद कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर सिस्टम अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएगा? क्या सिर्फ एक जांच और उसके बाद चंद कर्मचारियों पर एक्शन ही सबसे उपयुक्त कार्रवाई है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, अब इसे समझिए। सिर्फ 19 दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी थी। हादसे में 22 लोगों की जान गई। 6 दिसंबर 2025 को गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगी थी। आग में झुलसकर 25 लोगों की जान गई। 15 जून 2023 को यानी 3 साल 7 दिन पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। जानते हैं, जब ये हादसे हुए सिस्टम अति सक्रिय हो गया। होटल, क्लब, कोचिंग सेंटर सबकी जांच शुरू हो गई। और अभी ये होगा, आज हुआ है, कल से देखिएगा।
जगह जगह वो अधिकारी आपको अपने लाव लश्कर के साथ में चेकिंग करते हुए दिखेंगे। सख्ती का दिखावा हुआ और दिखावा किया जाएगा। सिस्टम की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब आग लगी और उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन हुआ क्या? दिल्ली के होटल में हुए अग्निकांड के 19 दिन बाद लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई। सोचिए अगर सचमुच सिस्टम ने जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया होता, सही तरीके से जांच हुई होती, तो क्या ऐसा हादसा होता? शायद नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोचिंग सेंटर के लिए कुछ तय नियम हैं। रूल बुक के मुताबिक कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी उसी बिल्डिंग में खुल सकती है जिसे फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हो। लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें आग से बचने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। दिल्ली के जिस होटल में आग लगी उसके पास भी फायर सर्टिफिकेट नहीं था। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बात जो मैं कोचिंग की कर रहा हूं आपसे, या जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, हम सबके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए उन कोचिंग सेंटर्स में। शायद हम में से कोई व्यक्ति ये सोचता भी नहीं होगा। ये तो जरूर सोचते हैं कि अच्छा बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग अच्छी है, पढ़ाया अच्छी तरीके से जाता है, अच्छे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, पर उनकी जान सुरक्षित है या नहीं, ये भी पूछते हैं कभी जाकर। इस कोचिंग की बिल्डिंग में हर छात्र के लिए कम से कम 1 स्क्वायर मीटर एरिया होना चाहिए, ये रूल बुक कहती है। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट का सही इंतजाम होना चाहिए, लेकिन लखनऊ की जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर भी कई बाइक्स खड़ी थी। आग इन बाइक्स तक फैल गई, इसलिए आग लगने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, कोचिंग के गेट पर डिजिटल लॉक लगा था जो थंब इंप्रेशन से ही खुलता था। जब आग लगी तो इस डिजिटल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। थंब इंप्रेशन से दरवाजा नहीं खुला और 15 लोगों की जान चली गई। सोचिए, जिंदा जल गए, आए दिन जल गए। कहीं महाराष्ट्र में कभी जल जाते हैं, कभी दिल्ली में जलते हैं, कभी यूपी में जलते हैं, कभी किसी राज्य में जलते हैं, किसी शहर में जलते हैं। और हम सब एक दिन, वो जो मैं कह रहा हूं ना आपसे, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटते रहते हैं, ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहते हैं, इधर उधर से रियलिटी चेक करके आपके सामने रख देते हैं। सिस्टम क्या करता है, उस रियलिटी को वो आज देखेगा, कल उस पर एक्शन दिखाने का एक दिखावा करेगा और परसों से वही सब शुरू हो जाएगा। सोचिए, जिस बिल्डिंग में आग से बचने के इंतजाम नहीं थे, जिस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, वहां कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चलाए जा रहे थे। अब इसे क्या कहा जाएगा? ये लापरवाही नहीं, सिस्टम की आपराधिक लापरवाही है। अगर दिल्ली हादसे के बाद ही सही तरीके से जांच हुई होती तो आज 15 छात्रों की जान नहीं जाती, क्योंकि तय मानदंडों को पूरा नहीं करने की वजह से ये बिल्डिंग सील हो गई होती, कोचिंग सेंटर बंद हो गए होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिल्ली हादसे के बाद सिस्टम ने दिखावे के लिए कुछ कार्रवाई की और उसके बाद फिर सिस्टम सो गया। सोचिए, सिर्फ 19 दिन पहले ही दिल्ली में हादसा हुआ था। अब तक तो फायर विभाग को पूरे लखनऊ के होटल्स और कोचिंग सेंटर्स की जांच करनी, और सिर्फ लखनऊ की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात तो पूरे देश की होनी चाहिए। दिल्ली से सबक लेकर क्या पूरे देश में बैठे हुए जितने भी फायर डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं या वो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी होती है ये सब कुछ चेक करना, क्या वो लोग चेक नहीं कर सकते? और आप देख लीजिएगा, ये हादसा लखनऊ में हुआ है, कल सहारनपुर में जाके देख लीजिएगा, या हरियाणा के किसी सोनीपत में, पानीपत में जाके देख लीजिएगा, वहां का सिस्टम वैसे ही होगा। उसे पता है ये तो वहां हुआ, इधर थोड़ी हुआ। जो बिल्डिंग सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती उन्हें सील किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिखावे के लिए कुछ बिल्डिंग्स की चेकिंग हुई, कुछ जगहों पर दिखावे का एक्शन हुआ, उसके बाद सिस्टम अगले हादसे का इंतजार करने लगा। और ये जो इस खबर को बताते हुए मुझे अंदर से जो अनुभव हो रहा है ना, आप सोचिए, किसी के परिवार के बच्चे कोचिंग में पढ़ने गए होंगे, वो सोच भी नहीं सकता कि बच्चा वापस नहीं आएगा, जिंदा जल के मर गया। आपको याद होगा, दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे के बाद हमने दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में रियलिटी चेक किए थे, प्रशासन को अलर्ट किया था, सबूत के साथ दिखाया था। कई शहरों में फायर सेफ्टी नियमों की किस तरह अनदेखी हो रही है, हादसों को दावत दी जा रही है। आज आपको हमारे रियलिटी चेक के कुछ अंश फिर से देखने चाहिए, और हम ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि उस हादसे के बाद हमने देश भर में कई जगह रियलिटी चेक किया था। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, उसे जगाने की कोशिश की थी। देखिए, आपके यहां भी ये हाल है, लेकिन मजाल है, सिस्टम है, कैसे जानेगा?
इस वक्त मैं हूँ मालवीय नगर इलाके में और यहाँ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप इमारत आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर से ज़्यादा है और इस बिल्डिंग में जाने का ये रास्ता, ये लोहे की जीने हैं और इसी जीने के ऊपर ये रास्ता जाता। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता है और किसी भी तरह का यहाँ पर फायर का एनओसी नहीं है और इस इमारत के अंदर कई लोग रहते हैं। किराए पर मकान तो बना दिया गया लेकिन फायर का एनओसी नहीं लिया गया और ये जो पूरा मकान है पूरे 6 फ्लोर का मकान बनाया गया और ठीक इसके सामने वाले मकान पर आग की घटना घटी है। होटल की व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये स्टेयर इतना स्टिफ है और कोई फायर फिटनेस नहीं है। मैनेजर हैं सामने बता रहे हैं ये सब कुछ मालिक का है और ये शर्मा गेस्ट हाउस है। पड़ताल किया हमने, ये सोना इंटरनेशनल होटल है, गेस्ट हाउस है, ओयो का भी इस पर टैग लगा हुआ है। हालांकि जब हमने फायर फिटनेस के सारे सर्टिफिकेट को देखने की कोशिश की तो एक सर्टिफिकेट मिला जो 2025 में खत्म हो चुका है। ये देखिए ये चारबाग है और चारबाग में आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आदमी के चलने की भी जगह स्थिति है। क्या इन्होंने इनके पास क्या एनओसी है? भैया फायर अगर आग लग जाती है तो किस तरीके के इंतज़ाम है तुम्हारे यहाँ बचने के लिए? अब ये भैया तो है नहीं, हमको साथ एनओसी है फायर की? अब ये तो सब वही बताएंगे भैया। लेकिन आप लोग यहाँ काम करते तो इतना तो पता होगा। हम तो अभी नए नए आए हैं। मित्रों, आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखी और ये 18 दिन पहले की है। किस तरह फायर सेफ्टी नियमों को अनदेखा किया जा रहा था। सच्चाई यही है, आग लगने की बड़ी घटनाओं के बाद देश में कुछ दिन शोर मचता है, एक्शन दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्रशासन सब कुछ भूल जाता है। स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है और इसीलिए शहर बदल जाते हैं लेकिन आगजनी की घटनाएं खत्म नहीं होती। कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी गोवा, कभी वाराणसी, देश के हर शहर में आग लगती रहती है। यानी मौत की आग हमारे सिस्टम के लिए न्यू नॉर्मल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश में आग से होने वाले हादसों के कुल 5,971 मामले दर्ज हुए। यानी एक साल में करीब 6,000 आगजनी की घटनाएं हुई जिनमें 5,888 लोगों की मौत हुई। यानी करीब करीब 6,000 लोग मारे गए। इस आंकड़े को आप दिन के हिसाब से देखेंगे तो रोजाना भारत में 16 लोग सिर्फ आग में जलकर मर जाते हैं। मित्रों, यह आंकड़ा सिर्फ दर्ज केसों का है जिनकी रिपोर्ट कराई गई। देश में आगजनी की कुल घटनाएं और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। आज आपको भारत में इन हादसों की बड़ी वजह यानी आग लगने के कारणों के बारे में भी जानना चाहिए। आग लगने के कुल मामलों में 110 बार पटाखों की वजह से आग लगी, 1042 बार इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लगभग 1300 मामले गैस सिलेंडर और स्टोव की वजह से आग लगने के थे, जबकि सबसे ज्यादा लगभग 3,500 मामलों में आग लगने के अन्य कारण बताए गए। मित्रों, सबसे चिंताजनक बात यही है कि 58% मामलों को अन्य वजहों की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में आग लगने की वास्तविक वजह का स्पष्ट फॉरेंसिक विश्लेषण हो ही नहीं पाता। जब कारण स्पष्ट नहीं होगा तब जवाबदेही तय करना भी मुश्किल हो जाता है। आज आपको आग से होने वाली मौत का वैश्विक आंकड़ा भी देखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 1,80,000 लोग जलने और आग से जुड़े हादसों में जान गंवाते हैं। इनमें अधिकांश मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, जहां भवन सुरक्षा, आपातकाल में बाहर निकलने की व्यवस्था और फायर सेफ्टी नियम अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। अगर दुनिया में आग से होने वाली मौत के आंकड़ों की तुलना भारत से करें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि दुनिया में आग की वजह से करीब 1,20,000 मौत हुई थी। अकेले भारत में 27,000 से ज्यादा मौत रिपोर्ट की गई। यानी 2019 में आग से होने वाली दुनिया की लगभग हर 5वीं मौत भारत में हुई और आग से होने वाली कुल मौतों के हिसाब से भारत शीर्ष पर था। यह अच्छी स्थिति नहीं है और इसकी जिम्मेदारी हमारे देश के सिस्टम को लेनी चाहिए। डीएनए में अब हम उस मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं जिसकी आग बीते 5 दिनों से कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारा यह विश्लेषण आज आपको अंदर तक झकझोर देने वाला है, इसलिए आपको अंत तक इसको जरूर देखना चाहिए। आज हम उस व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले हैं जहां एक सरकारी राइफल से निकली गोली की रफ्तार तो बहुत तेज होती है, लेकिन जब इंसाफ की बात होती है तो तारीख पर तारीख दे दी जाती है। डीएनए मित्रों, हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर की। डीएनए में हमने सवाल उठाया था कि सरेंडर करने के बावजूद भरत तिवारी का एनकाउंटर क्यों किया गया, लेकिन आज हम एक और सवाल पूछ रहे हैं।
भरत तिवारी की मौत के बाद उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा? भरत का परिवार बीते 5 दिनों से इंसाफ के इंतजार में बैठा है, लेकिन न्याय कब मिलेगा यह जवाब कोई नहीं दे रहा। नेता, मंत्री, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग परिवार से मिलने तो आ रहे हैं, अपनी संवेदना तो जता रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। डीएनए मित्रों, आज आपको यह जानना चाहिए कि इंसाफ में देरी ही क्यों हो रही। आज आपको यह जानना चाहिए कि जिस सिस्टम से लड़ते लड़ते भरत ने हथियार उठाया, जो सिस्टम उसका एनकाउंटर करने में तत्पर था, उसी सिस्टम से न्याय में देरी हो क्यों रही। आपको हमारे इस विश्लेषण में पता चलेगा कि इस देश में हर दिन कैसे हजारों भरत तिवारियों का एनकाउंटर हो रहा है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने जनहित याचिका दायर करके मामले की जल्द सुनवाई करने की विशेष मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी को तय प्रक्रिया का पालन करने को कहा। अदालत ने निर्देश दिए कि जल्द सुनवाई के अनुरोध के लिए वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करें। रजिस्ट्री से अनुमति मिलने के बाद ही साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करेगा। डीएनए मित्रों, अदालत के अपने नियम है, अपनी प्रक्रिया है, लेकिन इधर जिस पिता के बेटे का सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर कर दिया गया, उस पिता का धैर्य टूटता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि अभी नहीं सुनेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा जल्दी? यही किसी के लिए तड़े हुए हैं कि वो निर्धारित किया जाए, इतना समय तक हमको इंसाफ दे देना है, हो ना को कौन दोषी है नहीं दोषी है। अब कितना दिन समय दे रहे हैं सरकार? मुश्किल के आपको 15-20 दिन का। 15-20 दिन में सरकार फैसला दे दे, जांच रिपोर्ट दे दे जी, और जो विक्टिम है उसको सजा दे। हाँ, तो यही मांग है। हाँ, तो हम घिसटाएंगे। क्यों घिसटाएंगे भैया? दोनों तरफ से नहीं जाएंगे, हम इधर से भी जाएंगे। 15-20 दिन के अंदर में हमको इसको जवाब देना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है निचली अदालत, तो ठीक है, लंबा खींचे। कहता है देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की तरह होता है, ये वैसा ही हो जाएगा। डीएनए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भरत तिवारी ने हथियार उठाकर कानून को अपने हाथ में लिया था। पुलिस पर फायरिंग करके भरत तिवारी ने बहुत बड़ा अपराध किया, इसके लिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि एक साफ छवि का युवक जो इलाके में समाज सेवी की पहचान रखता था, जिसे गांव में गरीबों का मसीहा कहा जाता था, उसने हथियार क्यों उठा लिया? उसे हथियार उठाने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? आज आपको यह भी जानना चाहिए, पिछले कई वर्षों से भरत भूषण तिवारी समाज सेवा में लगे थे। गांव में बिजली का तार लगवाने से लेकर बाढ़ में विस्थापित लोगों के लिए जगह की मांग उठाने तक वो ऐसे मुद्दों पर मुखर थे, लेकिन लगातार सरकारी दफ्तरों के वो चक्कर काटते रहे। भरत तिवारी लगातार सिस्टम से, अधिकारियों से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर उन्होंने हथियार उठा लिया, और ये गलत किया। हम बार बार कह रहे हैं, भरत तिवारी की चर्चा पहले क्यों नहीं हुई? अब सवाल सबसे बड़ा ये, वो भरत तिवारी जो पिछले 2 साल से सिस्टम से ये पूछ रहे थे कि ये सड़क क्यों नहीं बच रही है, बिजली का तार क्यों नहीं यहां पर लग रहा है, फेसबुक लाइव कर रहे थे, उनसे किसी ने बात क्यों नहीं की? वो लोगों की नजरों में क्यों नहीं आए? वो हमारी यानी मीडिया की नजरों में क्यों नहीं आए? आज गलती की जब बात उठ रही है तो सिस्टम के साथ साथ हमारी भी गलती है, मीडिया की भी गलती है। 2 साल कोई शख्स आम लोगों के मुद्दों को उठा करके सड़क पर उतरा हुआ था। वो लोगों के लिए बात कर रहा था, लोगों की सड़क की, बिजली की, पानी की, बाकी व्यवस्थाओं की बात कर रहा था। हमारी यानी मीडिया की नजर इस आदमी पे नहीं पड़ी। पड़ती तो शायद उसके मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से उठाया जा सकता था। डीएनए मित्रों, भरत तिवारी के एनकाउंटर की तस्वीरें आपने देखी, उससे एक दिन पहले पुलिस के साथ बहस की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज आपको हथियार उठाने से पहले के भरत तिवारी को भी जानना चाहिए। हर सरकार की जो भी योजना आती है सब में कमीशन खोरी है। सामने भी 4 लाइन दिख रहा है आपको, इसमें भी कमीशन खोरी है। तो भरत भूषण तिवारी इसी सब का विरोध करते हैं? जी, इसी सब का विरोध करते हैं। वहाँ पे जो अभी बस्ती जो बसाई जा रही है, वहाँ पे जो जिनको अभी ज़मीन नहीं मिला है, वो ब्लॉक में जा रहे हैं, सीओ साहब से मिल रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, सब उसमें पैसा मांग रहे हैं। भरत भूषण तिवारी के खिलाफ कौन था, कौन अधिकारी था जो चाहता था कि इसकी हत्या? जितने भ्रष्ट अधिकारी थे सब तो खिलाफ ही थे। किसी गरीब को देखता था, लाचार को करता, इससे रहा नहीं जाता था। हमारा भी पैसा कुछ था, उसको भी उसी में वो लगा देता था।
भरत तिवारी सिस्टम की चौखट पर नाक रगड़ता रहा, गरीबों के हक की फाइलें लेकर सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर खटखटाता रहा, लेकिन सिस्टम मानो बहरा हो गया था। इसी के बाद उसने हथियार का सहारा लिया। हम फिर साफ करना चाहते हैं, भरत तिवारी ने हथियार उठाकर अपराध किया। अपनी मांग को मनवाने के लिए यह तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन सवाल उस भ्रष्ट सिस्टम से भी पूछा जाना चाहिए जिसने 27 साल के एक युवक को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। जब भरत ने हथियार उठाया तो पूरा का पूरा सिस्टम अचानक से जाग गया। जो सिस्टम सालों से सो रहा था, उसे एनकाउंटर करने में 48 घंटे का समय भी नहीं लगा। और एनकाउंटर भी कब किया? जब उसने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। जी न्यूज पहला न्यूज चैनल है जिसने डीएनए में इस एनकाउंटर पर सबसे पहले सवाल उठाए थे, पूरी पड़ताल दिखाई। उसके बाद से अब तक 4 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। लेकिन हमारा सवाल यह कि जिन्होंने वर्दी की आड़ में कानून की प्रक्रिया तोड़कर भरत तिवारी को मारा, उनके लिए निलंबन की सजा काफी है। और सिर्फ सवाल यह है कि तो शरीर का एनकाउंटर है जो गोलियों से मार करके किसी व्यक्ति को खत्म किया गया। ये जो भरत तिवारी पूरी देश में घूम रहे हैं, जिनके अंदर कुछ करने की आग है, बेचैनी है, उनको जो सिस्टम मार रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? डीएनए मित्रों, आज का विश्लेषण देखते हुए आपके अंदर भी एक बेचैनी हो रही होगी, एक भारीपन महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आप भी अक्सर ये सोचकर परेशान होते होंगे कि आखिर इस लापरवाह और भ्रष्ट सिस्टम से लड़े तो कैसे लड़े। आज टीवी स्क्रीन के उस पार लाखों भरत तिवारी हमें देख रहे होंगे। आप में से कई लोग कभी ना कभी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा चुके होंगे। कई लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर बाबुओं की मिन्नत करके थक गए होंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कल सुबह फिर से उठकर अपने हक के लिए लड़ने निकलेंगे। लेकिन सच यह है कि देश में हर दिन हजारों भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, और यह एनकाउंटर सड़क पर पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों में धक्के खाकर होता है, सिस्टम की अनदेखी से होता है, रिश्वतखोरी से होता है। आपकी जायज फाइलें रिजेक्ट करके आपके आत्मबल पर एनकाउंटर किया जाता है। आपसे आपका ही काम करने के लिए रिश्वत मांगकर आपके अभिमान का एनकाउंटर किया जाता है, और आपको सालों साल अदालतों के चक्कर कटवाकर आपके स्वाभिमान का एनकाउंटर कर दिया जाता है। आज हम आपसे एक सवाल भी पूछना चाहते हैं, क्या आप कभी भरत तिवारी नहीं थे? क्या आपके अंदर व्यवस्था से लड़ने की आग नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन किसी सरकारी दफ्तर के बाहर सिस्टम ने आपकी भी उसी इच्छा शक्ति का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन भोजपुर के भरत तिवारी का एनकाउंटर 2 बार किया गया। पहले सिस्टम की अनदेखी ने उन्हें मारा, और फिर 17 तारीख को पुलिस और एसटीएफ की गोली, वो भी तब जब उन्होंने सरेंडर किया था, हथियार डाल दिए थे, हाथ ऊपर कर दिए थे। बिहार पुलिस ने 27 साल के एक युवक का एनकाउंटर करने में पूरी तत्परता दिखाई, लेकिन इस एनकाउंटर से पहले के वीडियो ने पुलिस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब परिवार न्याय में यही तत्परता चाहता है, लेकिन उम्मीद की किरण धुंधली पड़ती जा रही है। कि जो भरत तिवारी था वो इतना बड़ा सोशल वर्कर था कि वो हमेशा कहता था कि जब से मुझे भूख की भाषा में बोलना आया है, अपनी अहमियत को तौलना आया है, मैं एलएमजी की गोली हो गया हूं, या यूं कहिए इस मुल्क के हर एक अदना आदमी की बोली हो गया हूं। जो परिवार आप मां हैं, जो जिस तरह से जुडिशियल इंक्वायरी की बात की गई है कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, उससे आप संतुष्ट हैं या कोई दूसरी जांच चाहती हैं? ना नहीं चाहिए ना, हम जा सको नहीं। अब क्या चाहती? हम डायरेक्ट उनकर फांसी चाहते नहीं। किसकी? जितना लोग बा जे मरले बा सबके फांसी होके के चाहिए। अब क्या जांच करना है? जब जांच करना था तो करवे नहीं किए, अब जांच करके क्या करेंगे? अब तो चला गया है। अब जांच इसलिए किया जा रहा है कि उसको समित कुछ जांच को करके उसको दबाने के लिए चक्कर में, जैसे दबा दें। जांच नहीं करना है, डायरेक्ट जो मर्डर किया है इस पर केस किया जाए, उसको फांसी की सजा दी जाए, 302 का धारा लगाया जाए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। आज इस कथन का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, यह आपको आंकड़ों से समझना चाहिए। भारत की जिला और अधीनस्थ अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित हैं। देश के अलग अलग हाईकोर्ट में लगभग 65 लाख मामले विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी 93,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की जिला अदालतों में 37 लाख मामले लंबित हैं, और इनमें से 22% मामले 10 साल से लटके हुए। इन आंकड़ों को देखकर सवाल यह उठता है कि जब अदालतें मुकदमों के इस भारी बोझ तले दबी हो, तो वहां भरत तिवारी की फाइल का नंबर कब आएगा?
और कब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरेंडर के बाद एनकाउंटर का यह मामला गंभीर है और इस मामले में भी अगर न्याय जल्द नहीं मिला तो सिस्टम पर आम जनता का भरोसा और कम हो जाएगा। और यहां एक और बड़ा सवाल है, सिस्टम इस मामले में बहुत होशियार होता है। जैसे ही ऐसी कोई गलती आती है तो वो जो सबसे छोटा कहते हैं ना जो इकाई होता है उसको पूरा का पूरा ठीकरा उसके सिर पर फोड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। पर सिस्टम में करप्शन कभी भी नीचे से नहीं होता है। नीचे आदमी में करप्शन करने की हिम्मत ऊपर से आती है। अगर ऊपर बैठा आदमी सख्ती कर ले, ये तय कर ले कि भ्रष्टाचार नहीं होने देगा, तो फिर नीचे वाले की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे तमाम मामलों में नीचे के जो लोग होते हैं वो तो निलंबित कर दिए जाते हैं, बर्खास्त कर दिए जाते हैं या फिर उन पर मुकदमा चल जाता है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी उन लोगों पर नजर रखने की, सिस्टम को बनाए रखने की, वो अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। तो यहां भी वो जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो पटना में आराम से और जांच कर रहे हैं। जिन पर जांच होनी चाहिए वही जांच कर रहे हैं और वही रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसी में से जो लोग, जो 4-5 लोग हैं उनको निलंबित किया गया, उसके बाद और कार्रवाई करेंगे। मित्रों, अब जो हम विश्लेषण करने वाले हैं उसका संबंध देश के हर उस परिवार से है जिनके बच्चे नीट जैसी परीक्षा देते हैं, कड़ी मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, जिनके घर के नौजवान अच्छी शिक्षा या नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं। जानते हैं ऐसे बच्चों का, उनके माता पिता का सबसे बड़ा दर्द क्या है? उनका दर्द है पेपर लीक, सॉल्वर गैंग। इनकी वजह से ना जाने कितने छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आज हम एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या नीट और दूसरी परीक्षाओं में सक्रिय सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए? क्या सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह आज की जरूरत है। आप अपना जवाब जी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर दे सकते हैं। #FightAgainstSolverGang ये हमारा हैशटैग है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। हमारे लिए आपकी राय इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये सवाल लाखों प्रतियोगी छात्रों की जान और भविष्य बचाने के लिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवाओं की क्षमता को दबाना या उनकी प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करना एक सामाजिक पाप है। पैसों के लोभ में कुछ लोग देश में यही पाप कर रहे हैं। पेपर लीक की शिकायत के बाद 21 जून को देश भर में नीट की परीक्षा फिर हुई। परीक्षा के दौरान किसी भी चूक से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई। कितनी लीक प्रूफ और मजबूत तैयारी थी उसे ऐसे समझ सकते हैं कि युवाओं के सुनहरे भविष्य में कोई समाजद्रोही सेंधमारी ना कर सके, इसके लिए भारतीय वायुसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर से सील्ड प्रश्न पत्रों को 18 हब्स तक पहुंचाया गया। बेहद सुरक्षित इंतजाम के बीच भी कुछ समाज विरोधी, धन लोभी युवाओं के भविष्य में सेंधमारी की साजिश कर रहे थे। अब बहुत गौर से सुनिएगा। बिहार के लखीसराय में बिहार के जो नीट परीक्षा में सेंध लगाने की साजिश करने वाले 30 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इनमें 9 सॉल्वर हैं, यानी ये वो लोग थे जो दूसरे छात्रों की जगह नीट की परीक्षा दे रहे थे। सोचिए, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो पूरे साल परिश्रम करने वाले आपके बच्चों की जगह 9 अयोग्य छात्र परीक्षा पास कर सकते थे। जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनमें डॉक्टर, मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। यानी ये खुद तो डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके बच्चों के हक पर डाका डालने की साजिश रच रहे। संदिग्धों में वो कर्मचारी भी है जो परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक प्रक्रिया से जुड़े थे, यानी जिनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि सही छात्र ही परीक्षा दें, वही परीक्षा में सेंधमारी की साजिश में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी से वर्ष 2024 के नीट पेपर लीक मामले में CBI पहले भी पूछताछ कर चुकी है। समझिए, ये आदतन अपराधी है। अब सोचिए, जब देश की सेना नीट की परीक्षा में इन्वॉल्व है, जब पेपर लीक की शिकायत के बाद सुरक्षा में सुई बराबर चूक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी गई थी, ऐसे समय में भी पेपर लीक और सॉल्वर वाली साजिश रची जा रही थी। इनके दुस्साहस के बारे में सोचिए। मित्रों, ये साजिश किसी एक सेंटर पर नहीं रची गई थी। नीट के 3 परीक्षा केंद्रों पर युवाओं के सपनों की हत्या, आपराधिक साजिश थी, वो रची गई। सोचिए, अगर पेपर लीक और सॉल्वर वाला ये गैंग कामयाब हो जाता तो फिर क्या होता? उन लाखों बच्चों की मेहनत में सेंध लग जाती जो दिन रात ईमानदारी से अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं। सोचिए, अगर ये गिरोह नीट के सिस्टम में सेंध लगाकर पेपर लीक करा देता तो क्या होता? देश के लाखों बच्चों को फिर नीट परीक्षा देनी पड़ती, मानसिक तनाव झेलना पड़ता, लाखों परिवारों को फिर आर्थिक बोझ उठाना पड़ता।
यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा है कि जो लोग आने वाली पीढ़ी के सपनों की हत्या करते हैं उन्हें न्याय की सबसे कठोर और अनुकरणीय सजा मिलनी चाहिए। नीट या किसी भी परीक्षा में पेपर लीक साधारण अपराध नहीं है, ये करोड़ों बच्चों नौजवानों के सपनों की हत्या है। इसलिए आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या सॉल्वर और पेपर लीक सिंडिकेट के अपराधियों को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए? तो मैं चाहूंगा कि उस सवाल को एक बार आप स्क्रीन पर जरूर लेकर आइए। जो सवाल हम उठा रहे हैं कि वो लोग जो कि इस अपराध में शामिल है, क्या उनको कुछ लोग कह सकते हैं कि भावावेश में हम ज्यादा ही सजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बात भावनाओं की नहीं है। धन के लोभ में सॉल्वर और पेपर लीक सिंडिकेट सिर्फ नौजवानों के सपनों की हत्या नहीं कर रहा है, ये नौजवानों की जान लेने का अपराध भी कर रहा है। हम आपसे एक आंकड़ा शेयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी साल नीट परीक्षा रद्द होने के बाद री एग्जाम से पहले नीट परीक्षा देने वाले 10 छात्रों ने जान दे दी। इनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच थी। मध्य प्रदेश की 18 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि नीट दोबारा देने का साहस नहीं है। सॉरी मम्मी पापा, ये सिर्फ एक आकांक्षा का दर्द नहीं है, ये हर उस बच्चे का, हर उस नौजवान का दर्द है जो रात भर जागकर पेपर की तैयारी करता है और उनकी मेहनत पर सॉल्वर और पेपर लीक सिंडिकेट पानी फेर देता है। मित्रों, पेपर लीक सिर्फ छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा देने का बोझ नहीं है, इसका मानसिक और आर्थिक दबाव भी होता है। ये दबाव छात्रों के साथ परिवार भी झेलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक री एग्जाम की तैयारी में कोचिंग करने वाले हर छात्र को 35,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। ये पैसा आपकी हमारी जेब से जाता है। परीक्षा रद्द होने के बाद री एग्जाम में 30 से 45 दिन का समय लगता है। इससे छात्रों का एक बेशकीमती साल बर्बाद होने का खतरा रहता है। री एग्जाम की तैयारी छात्रों को अतिरिक्त तनाव देती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक री एग्जाम की घोषणा होने के बाद मनोचिकित्सकों के क्लिनिक में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। मित्रों, इसलिए हम आज ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए? हमने ये सवाल इसलिए भी पूछा है क्योंकि इसके पीछे सिस्टम की नाकामी भी है। जानते हैं, 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट बना। इनमें 3 से 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। देखने में यह सजा सख्त लगती है, लेकिन पेपर लीक और सॉल्वर गैंग के कितने आरोपियों को सजा हुई? 23 वर्षों में 50 से ज्यादा पेपर लीक के केस हुए, लेकिन सजा सिर्फ 2 मामलों में। इसलिए अब जरूरी है कि सॉल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उनके खिलाफ सिर्फ सख्त सजा का प्रावधान ही नहीं हो, इन्हें तय समय सीमा में सजा भी दी जाए। मित्रों, नीट री एग्जाम को लेकर राजनीतिक विवाद भी हो रहा है। दक्षिण बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में कांग्रेस की महारैली के साथ भारी जाम लगा। इस वजह से कई छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मुश्किल हुई। कई छात्र देरी होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को पीएम मोदी से सीखना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि मोदी कल कोलकाता से लौटने के बाद देर तक एयरपोर्ट पर रुके रहे ताकि नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को परेशानी नहीं। पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपको तो नीट के एग्जाम का समय पता था और दिन भी पता था, क्या आप दिन नहीं तो कम से कम अपनी रैली का समय भी नहीं चेंज कर सकते थे? इससे बात स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए राजनीति ऊपर है और छात्र हित नीचे। मित्रों, ये बहुत गंभीर आरोप है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़े होने का दिखावा तो करती है, लेकिन छात्रों की सुविधा की चिंता नहीं करती। इसका जवाब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बीजेपी सांसद पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरसी कॉलेज में कुल 720 छात्रों को नीट परीक्षा देने के लिए आवंटित किया गया था, जिनमें से 142 छात्र अनुपस्थित रहे। प्रियांक ने कहा कि सिर्फ 3 छात्र सेंटर पर पहुंचने के बाद भी परीक्षा नहीं दे पाए। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जो छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए, उनका 1 साल बर्बाद हो गया। सोचिए, साल भर परिश्रम करने वाले छात्रों पर क्या गुजर रही हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारा अतीत जितना गौरवशाली है, हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल हो सकता है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठान रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग ने अपने परिसर में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा स्थापित करने की एक पहल की है। पहली नजर में आपको लगेगा यह भारत के लिए सिर्फ गर्व की बात है, लेकिन मित्रों, असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। सदियों से दुनिया में सर्जरी का इतिहास ग्रीस, रोम और यूरोप से शुरू करके पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अब दुनिया की सबसे पुरानी सर्जिकल संस्थाओं में से एक ये मान रही है कि सर्जरी का इतिहास सिर्फ यूरोप में नहीं गढ़ा गया, उसका एक बड़ा अध्याय भारत में लिखा गया था। यानी ये सिर्फ
प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि मेडिकल इतिहास के एक भूले हुए अध्याय की वापसी। जहां पर यह प्रतिमा लगी है उस रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग की स्थापना 1505 में हुई थी। आज इसके 140 से ज्यादा देशों में 33,000 से ज्यादा सदस्य हैं। इससे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सर्जिकल संस्थानों में गिना जाता है। यानी ये कोई साधारण कॉलेज नहीं है, बल्कि वैश्विक सर्जरी जगत की बड़ी संस्था है। और अब इसी संस्थान ने आयुर्वेद के महर्षि सुश्रुत को सम्मानित किया। लगभग 2600 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में चिकित्सा विज्ञान शुरुआती दौर में था, तब भारत में महर्षि सुश्रुत ने 300 से अधिक तरीके की सर्जरी और 124 सर्जिकल उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे की जाती है। उनका ज्ञान सुश्रुत संहिता में दर्ज है, जिसे सर्जरी पर दुनिया के सबसे प्राचीन और व्यवस्थित ग्रंथों में माना जाता है। यहाँ एक तथ्य आपको जानना चाहिए। आज दुनिया के डॉक्टर हिप्पोक्रेटिक ओथ यानी चिकित्सा शपथ की बात करते हैं, लेकिन नई रिसर्च और प्रकाशित पुस्तक के अनुसार महर्षि सुश्रुत ने हिप्पोक्रेट्स से भी सदियों पहले चिकित्सा नैतिकता और सर्जिकल अनुशासन के सिद्धांत स्थापित कर दिए थे। यानी भारत में मेडिकल एथिक्स की चर्चा तब हो रही थी जब दुनिया के कई हिस्सों में संगठित चिकित्सा व्यवस्था भी विकसित नहीं हो पाई थी। मित्रों, अब हम स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका की भारी बेइज्जती का विश्लेषण करेंगे, जिसने ईरान के सामने अमेरिका की साख पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले डीएनए में हम आपको दिखा चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बुलाकर वैश्विक नेताओं को किस तरह अपमानित करते रहे। लेकिन स्विट्जरलैंड में बेइज्जत होने की बारी अमेरिका की थी और यहां अमेरिका की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम ईरान ने किया। ईरान और अमेरिका की वार्ता में कतर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को नजरअंदाज करके अपमान की इस आग में घी डालने का काम किया। दुनिया भर में अमेरिका के इस अपमान की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है कि सोशल मीडिया पर ह्यूमिलेट शब्द ट्रेंड करने लगा। खुद को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका का ऐसा अपमान देखकर दुनिया भी आश्चर्यचकित रह गई। आज आपको समझना चाहिए अमेरिका युद्ध के बाद कूटनीति के मोर्चों पर क्यों ईरान के हाथों बार बार अपमानित हो रहा है। इस अपमान में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कितना बड़ा हाथ है और ईरान के हाथों अपमानित होने के बाद क्यों एक्सपर्ट जेडी वेंस को फौरन अमेरिका वापस लौटे जाने की सलाह दे रहे हैं। मित्रों, अमेरिका और ईरान को यह वार्ता एमओयू लागू करने और 60 दिन में अंतिम डील बनाने के लिए शुरू करनी थी। पाकिस्तान और कतर इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इस वार्ता के लिए काफी पहले पहुंच गया था। जेडी वेंस मीडिया के सामने इस वार्ता को ऐतिहासिक बता रहे थे, लेकिन ईरान के वार्ताकार वहां पर लेट पहुंचे और उसके बाद एक एक करके वेंस के सारे प्लान फेल कर दिए। अमेरिका की तरफ से इस वार्ता में प्रगति को दिखाने के लिए एक हैंडशेक और ग्रुप फोटो का प्लान किया गया था, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने मीडिया के सामने अमेरिकी नेताओं से हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कमरे में घुसे तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अराक्ची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कतर के मध्यस्थों से गले मिले और वापस चले गए। ईरानी मीडिया इसे अमेरिका के नेताओं का तिरस्कार बता रही है, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है ईरान पहले ग्रुप फोटो के लिए तैयार था लेकिन बाद में इनकार कर दिया। मित्रों, इसकी वजह भी कोई और नहीं, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। जिस वक्त स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका की मीटिंग होने जा रही थी, ट्रंप ने पहले अमेरिकी मीडिया फिर सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने कहा अगर ईरान डील नहीं करता तो हम ईरान पर फिर बहुत जोरदार हमला करेंगे। ये पहले से भी ज्यादा जोरदार हमला होगा, वो वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह मुसीबत पैदा करना बंद नहीं करता तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और डेलीगेशन ने ट्रंप की इस टिप्पणी को अपमानजनक और धमकी बताया। इसके बाद किस तरह ईरानी टीम ने फोटो ऑप और हैंडशेक का बॉयकॉट करके अमेरिका को अपमानित किया, आज आपको इसका पूरा वीडियो विश्लेषण भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सुपर पावर अमेरिका के नेताओं को आदत है दुनिया उनको हाथों हाथ ले, लेकिन ईरान ने सारी दुनिया की मीडिया के सामने दिखा दिया वो तो अमेरिकी नेताओं से हाथ तक मिलाना नहीं चाहता। जेडी वेंस स्विट्जरलैंड में हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद वहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत किया। शहबाज शरीफ को उम्मीद थी ऐसी फोटो खींचेगी जिससे उनका चेहरा भी दुनिया भर में चमक जाएगा। अराक्ची शहबाज से मिले, उनको कुछ बताया और इसी के साथ शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने
सामने से ब्रह्मोस मिसाइल आती देख ली। आरागची ने अमेरिकियों के साथ फोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने से इनकार की जानकारी दी। ईरान के रुख से शहबाज शरीफ हड़बड़ा गए। शहबाज आरागची को बोलते रह गए, मुनीर से भी मिल लो, लेकिन आरागची तेजी से आगे निकल गए। तब तक मुनीर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री ट्रॉफी चोर नकवी को फौरन आरागची के पास भेजा ताकि मालूम हो सके हुआ क्या। लेकिन आरागची तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। शहबाज शरीफ ने मुनीर को बताया ईरानी फोटो के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों का मुंह सूख गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो पीछे खड़े थे, उनके चेहरे पर भी अपमान के भाव उभरे। वो शहबाज और मुनीर के पास जानने के लिए पहुंचे आरागची बाहर क्यों चले गए। जेडी वेंस को भी शहबाज और मुनीर ने डरते डरते बताया ईरानी ना फोटो खिंचवाएंगे ना हाथ मिलाएंगे। इस दौरान शहबाज शरीफ का मुंह खुला हुआ था और चेहरा डरा हुआ था। यानी मित्रों, अब आपकी राय देश के सामने रखने का समय आ गया है। हमने आपसे पूछा था कि नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े सॉल्वर गैंग और पेपर लीक करने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप में से 70% लोगों ने कहा है हाँ मिलनी चाहिए और 30% लोगों का जवाब ना है। डीएनए में अब आज का संदेश। दीपक का धर्म केवल चमकना ही नहीं, लॉ को सुरक्षित रखना भी है। लेकिन जब व्यवस्था की छोटी छोटी चूकें अग्नि तांडव बन जाती है, तब केवल दीपक नहीं बुझते, कई जीवनों का उजाला भी छिन जाता है।